नमस्कार। सत्य हिंदी के इस खास कार्यक्रम विजय व्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय मिलने में अगर देरी हो तो उस न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता। और हिंदुस्तान की अदालतों में अक्सर सालों साल केस चलते रहते हैं। और एक हिंदुस्तान की बड़ी हिट फिल्म का डायलॉग है जिसमें कहा गया, जज साहब तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। यानी फैसला नहीं मिलता, सिर्फ तारीखें मिलती हैं, एक के बाद एक तारीख मिलती रहती है। और उससे हजारों हजार लोग परेशान रहते हैं। इस समय बताया गया कि देश की जो जिला अदालतें हैं, ट्रायल कोर्ट्स हैं, उसमें करीब करीब 5.5 करोड़ केस जो है पेंडिंग है। 5.5 करोड़ केस पेंडिंग है, उसमें से 4 करोड़ 44 लाख केस ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग है। यानी अभी उनका ट्रायल चल रहा है। ट्रायल चलने का मतलब है कि विचाराधीन कैदी भी बहुत सारे हैं, करोड़ों करोड़ विचाराधीन कैदी हैं। और जो जिला अदालतें हैं, उनके फैसले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में कितना वक्त लग गया। कई कई मुकदमे, एक जो मुकदमा दायर करने वाला है उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है, उसे नहीं मिलता। कई बार जब जिन लोगों को सजा होनी होती है या बेगुनाह छूट जाते हैं, तो वो बेगुनाही उनको 20 साल 25 साल तक जेल में काटने के बाद मिलती है। इसलिए लगातार इस पर बात होती रही है। हिंदुस्तान के जो अपराधों से जुड़े कानून हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, ये तीनों कानून अंग्रेजों के ज़माने के कानून हैं। करीब-करीब 150 साल से ज़्यादा पुराने, सबसे पुराना 160 साल पुराना कानून है। और लगातार जब से ये मौजूदा सरकार आई है, नरेंद्र मोदी की सरकार, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को कहा था कि हम गुलामी की निशानियों को खत्म करेंगे। उन्हीं गुलामियों की निशानियों में से एक है अपराध से जुड़े हुए कानून, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। इन तीनों कानूनों को खत्म करने और उन तीनों कानूनों की जगह हिंदुस्तान की आत्मा के साथ नए कानूनों को रखने का काम जो है, कल संसद के आखिरी दिन होम मिनिस्टर यानी अमित शाह साहब ने किया। और उन्होंने 3 नए बिल लोकसभा में पेश कर दिए, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के मुकाबले में। इन तीनों कानूनों में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, धाराओं को बदला गया है, सजाओं को बदला गया है, उनके जो तौर तरीके हैं, उनमें सजा देने का जो अख्तियार है उसको बदला गया है, गिरफ्तारी और कैसे उन पर काम किया जाएगा, बयान कैसे दिए जाएंगे, साक्ष्यों में यानी एविडेंसेस पर कैसे काम किया जाएगा, इस सब में भी बदलाव किया गया है। बताया गया है कि आईपीसी में 511 धाराएं थी। पहले चर्चा करते हैं कि अपराध की कौन कौन सी बड़ी सजाएं तय की गई हैं, जिनका प्रस्ताव रखा गया है। उसमें सबसे बड़ा मामला है मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग के बहुत सारे मामले इन दिनों हुए हैं, तो मॉब लिंचिंग पर मौत की सजा का प्रावधान भी रखा गया है। बड़ा फैसला है ये। मॉब लिंचिंग की बहुत सारी घटनाएं होती हैं और उसमें कहा गया है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए मॉब लिंचिंग पर मौत की सजा तक का प्रावधान रखा गया। एक और महत्वपूर्ण फैसला जो महिलाओं, लड़कियों, बच्चियों से जुड़ा हुआ है, वो है नाबालिग से रेप पर मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। अगर नाबालिग है और उसके साथ गैंग रेप किया गया है, सामूहिक दुष्कर्म किया गया है, तो उसके लिए मौत की सज़ा का प्रावधान रखा गया है। और उसके अलावा उसको 20 साल तक की सज़ा की भी बात की गई है। यदि बच्ची 12 साल से कम उम्र की है तो उसके लिए सश्रम 20 साल की सज़ा दी गई है। सश्रम 20 साल की सज़ा मतलब आजीवन कारावास उसमें रखा गया है। एक और मामला जो आजकल बहुत चर्चा में रहा है कि गलत पहचान बनाकर यदि आप सेक्सुअल रिलेशनशिप करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर करते हैं, तो उनको भी अपराधी माना गया है। हिंदुस्तान की सड़कों पर बहुत सारे केस होते हैं एक्सीडेंट के, और उसमें अपराधी भाग जाते हैं। तो इस मामले में हिट एंड रन केस के में 10 साल की सज़ा रखी गई है। और जो सबसे बड़ी घटना है, जिससे सबसे बड़ी मुश्किल से हिंदुस्तान जूझ रहा है, वो आतंकवादी घटना है। और आतंकवादी घटनाओं और संगठित अपराधों के लिए भी इन नए कानूनों में कड़ी सजाओं का प्रावधान रखा गया है। एक और महत्वपूर्ण मसला था राजद्रोह कानून, सेडिशन एक्ट। सेडिशन का जो कानून है हमारा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी आपत्ति दर्ज की थी और कहा था कि इस तरह के कानून की ज़रूरत नहीं है, ये भी अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून है, जब हमारे आज़ादी की लड़ाई के जो सिपाही होते थे, यानी जो हमारे लोग हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके खिलाफ राजद्रोह का कानून लगाती थी अंग्रेज़ सरकारें। उस कानून पर काफ़ी समय से बहस चल रही थी। मौजूदा प्रस्तावों में राजद्रोह कानून को खत्म करने की बात की गई।
लेकिन दरअसल ये कानून खत्म नहीं किया गया है, उसे नया नाम दिया गया है, उसका नाम है देशद्रोह कानून। इसमें क्या बदलाव किया गया है इनको समझें। नए बिल में राजद्रोह कानून का नाम हटा दिया गया है और उसको अब देशद्रोह कानून कहा गया है। अब इसमें धारा 150 के तहत आरोप तय किए जाएंगे। इसमें भी आजीवन कारावास या 7 साल तक के कैद की सजा दी गई है। दोषियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश कोर्ट देगा। जो पहले पुलिस ऑफिसर देते थे उसको अब कोर्ट कर दिया गया और मामलों के दोषियों को 3 साल में इंसाफ मिलेगा। ये सभी चीज़ों के लिए लागू किया गया है कि ट्रायल जो है कम से कम 3 साल में पूरा कर दिया जाए। हर हाल में 3 साल में उसे पूरा कर दिया जाए ट्रायल को। तो ये भी एक बड़ा फैसला है क्योंकि उससे जो रफ्तार है न्याय मिलने की, इंसाफ मिलने की, वो रफ्तार बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो बातें की गई आईपीसी की पहले चर्चा करते हैं कि आईपीसी में अब तक 511 धाराएं थी, उनको घटाकर अब 356 धाराएं कर दिया गया है। 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, 8 नई धाराएं भी जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। इसी तरह से सीआरपीसी में 533 धाराएं। सीआरपीसी जो है वो जो अपराध है उसमें कैसे गिरफ्तारी की जाएगी, कैसे मामला को आगे बढ़ाया जाएगा, इससे जुड़े हुए कानून होते हैं। तो धाराएं होती हैं, उसमें 533 धाराएं हैं जिनमें से 160 धाराओं को बदलना होगा। उसमें से 9 नई धाराएं हैं, 9 पुरानी धाराओं को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। एविडेंस एक्ट में भी एक बड़ा बदलाव किया गया है कि अब जो एविडेंस देने वाला है, जो गवाही देने वाला है, साक्ष्य जो है, उसका वीडियो ट्रायल भी किया जा सकता है, जिसकी व्यवस्था पहले नहीं थी। तो ये तीनों आईपीसी के जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के जो कानून हैं, उनमें बड़ा बदलाव किया गया है। ट्रायल कोर्ट में 3 साल में फैसला देना होगा। बताया जैसे कि हमने कि 5 करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग है और उसमें से 4 करोड़ 44 लाख केस ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग है और इनमें से 3 करोड़ 33 लाख केस क्रिमिनल केसेज हैं, छोटे-छोटे केसेज हैं। एक और वजह है कि जिला अदालतों में जो जज हैं, उनके पद जो हैं वो खाली रहते हैं। आज की तारीख में 25,000 से ज़्यादा जिला अदालतों के जज हैं, उसमें से 5,000 से ज़्यादा पोस्ट जो हैं वो खाली हैं। एक और बड़ा बदलाव किया गया है कि पूरे प्रोसेस को डिजिटलाइज किया गया है, यानी एफआईआर से लेकर फैसला सुनाए जाने तक सब डिजिटलाइजेशन होगा। जेलों को भी डिजिटलाइज करने की बात की गई है कि उनको डिजिटलाइज किया जाए। इस सारे मसले पर 4 साल से काम हो रहा था। पहली बैठक जो इन कानूनों को बदलने की हुई थी वो सितंबर 2019 में हुई थी। उसके बाद 18 राज्यों, 6 यूटी, सुप्रीम कोर्ट, 22 हाई कोर्ट, 170 से ज़्यादा एमपीज और 150 से ज़्यादा एमपीज और माफ कीजिए और 270 से ज़्यादा एमएलएज के अलावा तमाम तरह के लोगों ने सुझाव दिए थे। इन सब सुझावों के बाद और चर्चा के बाद इन बिलों में ये बदलाव किया गया है। लेकिन ये अंतिम रूप नहीं है। जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत साफ किया कि इन बिलों को संसद की स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा ताकि उनमें विस्तार से इस पर चर्चा हो सके, विस्तार से इन पर डिस्कशन किया जा सके। क्योंकि एक बात समझने की है कि जो हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मामला है वो स्टेट इशू है, यानी राज्यों के पास इसके अधिकार है। तो सभी राज्यों के साथ एक सार्थक बहस की इसको लेकर ज़रूरत है कि किस तरह से किया जाएगा। एक और जो पॉजिटिव कहना चाहिए बदलाव वो ये किया गया कि अब छोटे-मोटे अपराधों के लिए जेल भेजना नहीं होगा। अब जेल नहीं भेजा जाएगा, उन्हें या तो मुकदमे में कुछ मामूली सा जुर्माना जमा जमा कराना पड़े या फिर कोई सामुदायिक या जो सामाजिक सेवा है, उसकी सज़ा दी जा सकती है। इससे भी जेलों में अपराधियों की बेवजह की जो तादाद है, वो नहीं बढ़ेगी और बहुत सारे जो गरीब लोग हैं, जो छोटे-छोटे से छोटे अपराधों में फँस जाते हैं या फँसा दिए जाते हैं, वो लगातार विचाराधीन अपराधियों की तरह से जेलों में भरे रहते हैं। इससे जेलों में भी कैदियों की तादाद बढ़ती है और वहाँ की जो व्यवस्था है, वो भी खराब होती है, उनमें ठीक से नहीं रहा जा सकता। जो एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, वो चुनाव संबंधी अपराधों में भी बड़ा बदलाव किया गया है और उसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव है कि यदि वोटर को रिश्वत दी जाती है, तो वोटर को रिश्वत देने के मामले में भी 1 साल की सज़ा हो सकती है। ये भी है, उसके अलावा भी कई जो है मामले चुनाव से संबंधित वो भी इसमें जोड़े गए हैं और उनमें सजाओं को बदला गया है। तो लगातार इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि वो इस पर विचार करेगी और स्टैंडिंग कमिटीज़ को भेजा गया है, स्थायी समिति को भेजा गया है। उसका मतलब है कि वहाँ पर इस पर विस्तार से चर्चा हो। संभावना है कि इन पूरी जो बिल है, उन पर अगर चर्चा हो जाती है, तो वो सारी बिल शीतकालीन सत्र जो कहते हैं हम विंटर सेशन संसद का अगली बार जब शुरू होगा नवंबर में, तब आ
आएगा, क्योंकि अगर तब नहीं आया और उस पर चर्चा नहीं हुई तो उसके बाद बजट सत्र है वो बहुत छोटा होगा और उसके बाद चुनाव हो जाएंगे। तो अगर इनको पास नहीं किया गया तो फिर ये बिल वैसे के वैसे रह जाएंगे और सरकार की जो एक्सरसाइज है वो पूरी नहीं हो पाएगी। इसमें इसलिए ज़रूरी है कि जो राज्य हैं, यहाँ पर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दलों की भी सरकारें हैं, तो सरकार को उन सभी राज्यों के साथ एक सामूहिक और सार्थक बहस करने की ज़रूरत है। इसके साथ-साथ जो हमारी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ऑल पार्टीज़ जो हैं, उनके साथ भी इसमें विचार-विमर्श किया जाना चाहिए कि किस तरह से काम हो। इसके साथ-साथ यदि जो पुलिस ऑफ़िसर्स हैं, जो इन मामलों को देखते हैं, ख़ासतौर से सीआरपीसी में, तो सीआरपीसी में बदलाव के लिए पुलिस ऑफ़िसर्स का अनुभव, जुडिशियल ऑफ़िसर्स का जो अनुभव है, वो भी उसमें काम में आ सकता है। पिछले दिनों की एक परंपरा सी हो गई थी कि जो कानून हैं, उनको बहुत लंबी बहस के बिना ही पास किया जा रहा था। बल्कि कहा जा रहा था कि कुछ कानून तो बिना बहस के ही पास कर दिए गए, जिन्हें लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन ये तीनों कानून ऐसे हैं कि जिनमें जो महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी, सार्थक, गंभीर और सर्वदलीय सभी राज्यों की चर्चा की ज़रूरत है। स्थायी समिति की रिपोर्ट के बाद भी उसमें बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। जब वो संसद में पेश किया जाएगा, लोकसभा में रखा जाएगा, उसके बाद राज्यसभा में रखा जाएगा, तो उन सब पर भी चर्चा होगी। सरकार ये जल्दी ना करे कि इनको तुरंत में बिलों को पास करवाने की कोशिश की जाए और विंटर सेशन में इनको रखकर तुरंत पास करवा लिया जाए। बिलों को पास करवाना ज़रूरी है, लेकिन उस पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सार्थक बहस हो। ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि इसका क्रेडिट जो है मौजूदा सरकार को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि कानून में बदलाव होगा तो मौजूदा सरकार को क्रेडिट मिलेगा। लेकिन बहुत सारे कानून हैं, कई कानूनों में जो सख्ती की गई है, उसकी भी आलोचना की जा सकती है और बहुत सारे लोग उसको रिव्यू करने की बात करेंगे कि क्या ऐसे कानूनों में इस तरह का रिव्यू करने जो बदलाव है, उसकी ज़रूरत है कि नहीं। सबसे बड़ा जो मसला आएगा, मुझे लगता है वो है राजद्रोह कानून को एक नए नाम के साथ आने का, देशद्रोह कानून का। और उसमें भी बहुत सारी बातें कही गई हैं जिसमें कहा गया है कि लिखित में, बोलने पर, मैसेजेस में, टेक्स्ट में, वीडियो या किसी भी माध्यम से देश की एकता और संप्रभुता को अगर खतरा पहुंचाया जाता है, तो वो मामला देशद्रोह का कानून बनेगा। तो इसका मतलब है कि राजद्रोह कानून को सिर्फ नाम बदल के देशद्रोह कानून करने से काम नहीं चलेगा। सरकार को इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि गलत लोगों को इसमें सज़ा नहीं मिले या अपराधी नहीं बनाया जाए, या जो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या उसमें किस तरह से काम होगा, कैसे माना जाएगा देशद्रोही किसी को, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और देशद्रोह का मतलब सरकार के खिलाफ नहीं, देश के खिलाफ खतरा जो है, उस पर बात की जाए, उस पर चर्चा की जाए, क्योंकि ये राजद्रोह कानून को बदलने की जो पहल की गई है, हालाँकि वो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत भारी टिप्पणी की थी, उसके बाद सरकार ने इस पर फैसला किया है। तो ये बहुत ही एक बेहतर कदम, सराहनीय कदम है, लेकिन ये ना हो कि सिर्फ़ एक नाम बदला जाए और देशद्रोह कानून के तहत फिर से ये मामला हो। इसमें ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकार है और दलों के लिए, सरकारों के लिए कहा जाता है कि उनके जो इंटरेस्ट हैं, करीब-करीब एक से होते हैं और उनकी भूमिकाएँ भी एक सी होती हैं। तो ये ना हो कि एक राज्य में किसी दूसरे राजनीतिक दल के लोगों को दोषी बनाया जाए और किसी दूसरे राज्य में उसके खिलाफ वाले राजनीतिक दल को दोषी बनाया जाए। तो सरकार के खिलाफ मसलों को देशद्रोह का मसला नहीं बनाया जाए, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी इसीलिए थी और इसीलिए राजद्रोह कानून को बदलने की बात की गई है। जो मौजूदा सरकार है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस सेडेशन एक्ट को भुगता है। उन पर भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं पर, खासतौर से राजनीतिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर इस तरह के मुकदमे ना चलें। इसका किस तरह से बंदोबस्त किया जा सकता है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत इन कानूनों में बदलने की है और सभी राजनीतिक दलों को ये पहल करनी चाहिए कि ये किसी एक सरकार का कानून नहीं है, ये देश के लिए कानून है। तो वो अपने-अपने जो अनुभव हैं, अपनी-अपनी जो शिकायतें हैं, अपने-अपने जो सुझाव हैं, वो इसमें शामिल करें। जो कानून मंत्री थे, किरण रिजिजू साहब, उसमें उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। अब नए कानून मंत्री आ गए हैं, हमारे अर्जुन मेघवाल साहब, और होम मिनिस्टर साहब हैं, जो खासतौर से होम मिनिस्टर से जुड़ा हुआ ये मसला है। तो इस पर गंभीरता से वो इसको देख रहे हैं। ज़ाहिर है कि 4 साल बाद इन बिलों को पेश किया गया है, इसका मतलब है सरकार ने काफ़ी होमवर्क किया है। लेकिन अब भी बारीक जो त्रुटियाँ भी हों, बारीक गलतियाँ भी हों, बारीक कमज़ोरियाँ भी हैं,
उन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार को समझ में आया कि 150 साल पुराने कानूनों को बदलना कितना मुश्किल काम है। कहने के लिए तो ये कहा जा सकता है कि इन तीनों कानूनों में जो बदलाव किए गए हैं, वो ऐसे हैं कि सारे के सारे घर के सारे कानून बदल दिए गए हैं। लेकिन इन कानूनों से घर को एक नई रोशनी मिले, एक ताज़ा हवा मिले, खुशहाली मिले, और जो अमित शाह साहब ने कहा कि पुराने कानूनों का मकसद था सज़ा देना, नए कानून का मकसद है न्याय देना। तो सिर्फ़ गुलामी की निशानियों को ख़त्म करने की बात ना हो, न्याय मिले, तुरंत मिले, समय पर मिले, ईमानदारी से मिले और बेगुनाह को सज़ा ना मिले। इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए, जो हिंदुस्तान के कानून की भी आत्मा है, सरकार की भी आत्मा है और संविधान की भी आत्मा है। इन सभी शुभकामनाओं के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि नए कानून हिंदुस्तान को एक नई रोशनी देंगे और सरकार इस पर गंभीरता से सभी सुझावों का स्वागत करेगी। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुक्रिया।